हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा चर्चित है। आप अगर इंस्टाग्राम खोलेंगे या ट्विटर पर जाएंगे तो ट्रेंडिंग में दिखाई देगा। एक एआई इंजीनियर ने अपनी पत्नी से और अपने ससुराल वालों से परेशान होकर यहाँ पर सुसाइड कर लिया। सुसाइड किया तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाया है, 24 पेज की तरीके से फाइल बनाई है पूरी, उसमें सारी चीज़ें बहुत विस्तार से समझाई है कि कब कब उनके साथ क्या हुआ और कितना ज़्यादा परेशान होने के बाद उन्होंने जो है आखिर सुसाइड कर लिया। हम जो है अगर ऐसा मुद्दा कोई सुनते हैं कि किसी महिला ने जो है एक तरीके से ससुराल वालों से परेशान होकर सुसाइड किया, तो मुद्दा जो है बहुत और ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता। बहुत सारी जो है एक तरीके से फीमेल सपोर्टर्स या जो है वुमेन्स को सपोर्ट करने वाले ग्रुप यहाँ पर जो आपको दिखाई देते। लेकिन जब ऐसा सब लोग बोलते हैं कि पुरुषों के लिए हमारे यहाँ पर जो भी नियम कानून है काफ़ी हद तक पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि शुरू में जिस मानसिकता के साथ बनाए गए थे, अब समय बदल गया है, समाज बदल गया है। जो हिंसा होती थी महिलाओं के साथ घर पे, वो उतनी हो नहीं रही। उसकी जगह जो है पुरुषों पर जो है झूठे आरोप लगाए जाते हैं। और आर्टिकल 498 एक घरेलू हिंसा का जो मामला है, जो कि ज़्यादातर केसेस में जो है दर्ज किया जाता है, इसमें क्या है, बिना किसी सबूत या गवाह के भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपकी जमानत भी नहीं है। गैर जमानती गिरफ्तारी यहाँ पर होती है। बहुत खतरनाक नियम कानून बनाए गए हैं। सरकार ने तो अच्छी मंशा के साथ बनाए गए थे, लेकिन आजकल जो है इनका उपयोग किसी अन्य तरीकों से किया जा रहा है। तो हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि घरेलू हिंसा का शिकार क्या सिर्फ महिलाएं हो रही हैं, या फिर जो है पुरुषों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है और उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा अभी तक कोई नियम कानून नहीं बनाए गए हैं। इस पर जो है सरकार को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने जो वो पूरा सा बड़ा सा पत्र लिखा है या उसे बुकलेट बनाई है, उसमें राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई है कि नियमों कानूनों में बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ पर साथ में जो है जुडिशरी सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं कि कुछ समय पहले जो है कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो है वहाँ की जज ने जो है, जब मैंने बोला कि मैं सुसाइड कर लूँगा या सुसाइड कर लूँगा, तो इस पर जो है वहाँ की जज हंस रही थी। साथ में जो है मामला सेटल करने के लिए 5 लाख की यहाँ पर जो एक तरीके से मांग भी की गई थी। तो सारा सिस्टम जो है सिर्फ महिलाओं के फेवर में चल रहा है। इसको लेकर बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हेडलाइंस हमारी क्या है। एआई इंजीनियर की खुदकुशी, पत्नी सास समेत 4 पर एफआईआर जो है यहाँ पे की गई है। अगर आप इनकी चैट्स पढ़ेंगे ना पति और पत्नी की, तो आपको एकदम शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसे कोई कैसे बोल सकता है। जिस निर्दयता के साथ जो है इनसे बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है और आपको मैसेज करे, तो हमें होता है कि बहुत प्यार से बात करनी है, लेकिन वहाँ पर जो उकसाया गया है, सुसाइड करने के लिए उकसाया गया है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है इन पर धाराएं लगी है, क्योंकि किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाना भी एक कानूनन जुर्म है और यहाँ पर आपको सजा भी हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम देखें तो क्या है, हाल ही में बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष, नाम याद रखिएगा, अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और उसके घर वालों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। अगर 5-10 साल पहले जाएंगे, ऐसे मामले हमें सुनाई देते थे, महिलाएं करती थी। लेकिन अब अगर आप जो है नेट खोल के सर्वे पे जाएंगे, तो बहुत सारे केसेस में पुरुष ऐसी जो है चीज़ें करते दिखाई दे रहे हैं कि वो ससुराल वालों से, पत्नी से परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं। इवन ये तो जो है बेंगलुरु में एआई इंजीनियर थे, कई बार आपने सुना होगा आईपीएस आईएएस अधिकारियों ने भी जो है अपनी पत्नी से परेशान होकर सुसाइड किया है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर वीडियो जारी किया, 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो जारी किया है इन्होंने। वहाँ पर सब बताया है कि मेरी पत्नी जो है बहुत सारा पैसे वगैरह मांग रही थी, और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है, अगर जो है इन व्यक्तियों को सज़ा नहीं होती, तो मेरी अस्थियों को जो है नदी में नहीं बहाना, गटर में बहा देना। ये सारे स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। इनका शव जो है बेंगलुरु के जो है मंजूनाथ लेआउट में मिला, जहाँ पर रहते थे। पड़ोसी ने उनके घर का दरवाज़ा खोला और उनका जो है शव मिला, जिस पर जो है एक तख्ती, रूम पे एक तख्ती जिसमें लिखा था जस्टिस इज ड्यू। ये जो है तख्ती पर लिखा हुआ मिला था। अगर बात करें यहाँ पे मामला क्या था, तो सुसाइड से पहले रिकॉर्ड्स किए गए वीडियोस में यहाँ पर पूरा मामला इन्होंने बताया है। उन्होंने बताया कि 2019 में मैट्रिमोनियल साइट से जो है
लड़की मिली, उससे विवाह हुआ, 1 साल बाद उनका लड़का हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद ही जो है उनका पत्नी से झगड़ा होने लगा पैसे को लेकर के। पैसे जो है बहुत ज़्यादा मांग रही थी वो, तो विवाद के चलते जो है उसके बाद जो है पत्नी जो है अपने जो लड़का हुआ तो उसको लेकर के अपने मायके चली गई। मायके जाने के 8 महीने बाद ही उन्होंने जो है तलाक के लिए अर्जी दायर की और पैसे डिमांड करना शुरू कर दिया। उन्होंने लाखों रुपए जो अपनी पत्नी के परिवार को दिए हैं, कभी वापस भी नहीं मिले। अतुल ने कहा कि वो उसे हर महीने, उन्होंने बोला कि हर महीने में 40,000 रुपये मेंटेनेंस के तौर पर भेजता हूँ उनको, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने डिमांड की कि महीना जो है 1-2 लाख रुपए चाहिए। अब समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसे कौन से खर्चे हैं जो कि बच्चे के मेंटेनेंस या बच्चे के खर्च के लिए, पढ़ाई के लिए जो भी 1-2 लाख रुपए चाहिए इनको। 1-2 लाख रुपए जब इतना मांगा तो इन्होंने जो भी किया हो मना कर दिया। फिर क्या है, उन्होंने बताया ये भी कि जब भी कोई शादी फंक्शन होता है तो इनको 6-6 साड़ियाँ चाहिए और जो है गोल्ड के नेकलेस वगैरह चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तलाक वगैरह का मामला चला। तलाक वगैरह के लिए अर्जी दी गई तो पहले उन्होंने एलिमोनी मांगी 1 करोड़ रुपए, जो पत्नी थी इनकी 1 करोड़ रुपए मांगे, बाद में जो है 3 करोड़ कर दिया गया। जब मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के, जब कोर्ट में गया तो इस मतलब अतुल जो है व्यक्ति, इन्होंने बोला जज के सामने कि 1 करोड़ से इन्होंने 3 करोड़ मांगे हैं। तो ज़्यादातर हमें जो सुनने को मिलता है, जज के द्वारा ये कहा गया कि 3 करोड़ मांग रही हैं तो शायद आप इतने सक्षम होंगे तभी उनके द्वारा मांगा जा रहा है। जबकि एक तरीके से ये स्टेटमेंट देना बिना सोचे समझे जज पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है जज ने ये भी बोला कि आपका मामला सेटल हो जाएगा, 5 लाख रुपये आप मुझे दिला दीजिए। मतलब जो है 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच मामला सेटल कर देंगे, लेकिन अगर आप मुझे 5 लाख रुपए देते हो तो। जुडिशियल सिस्टम हमारा इस तरीके से, जुडिशियल सिस्टम हमारे इस तरीके से काम कर रहा है। पत्नी ने दहेज और पिता के मर्डर का आरोप भी यहाँ पर लगाया था। बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, पूरे परिवार को परेशान कर रखा था। पहले तो दहेज का, जब पैसे देने से मना कर दिए गया तो दहेज का आरोप लगाया कि इन्होंने जो है दहेज की मांग की थी। फिर बोले कि दहेज की मांग की थी जब तो मेरे पिताजी जो है शौक को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। बाद में जो है इन्होंने, जो ये वीडियो सामने आया तो उन्होंने बताया कि इनके पिताजी जो है बहुत ज़्यादा पहले से बीमार थे, हार्ट की डिजीज़ थी उनको, इसी के चलते जल्दीबाजी में शादी हुई थी और शादी हुई और कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। अब बाद में जो है मामला निकल के आ रहा है कि बोले कि दहेज की मांग की गई थी जिसकी वजह से उनके पिता की डेथ हो गई। ये आरोप किसी फिल्म की खराब कहानी जैसा लगता है, क्योंकि मेरी पत्नी पहले ही कोर्ट में सवाल जवाब में इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं कि उनके पिता लंबे समय से जो है बीमारी से ग्रसित थे और एम्स में जो है इनका जो है इलाज भी चल रहा था, बहुत कम समय बचा था, इसीलिए जल्दी शादी हो गई, बाद में जो है डेथ हो गई। लेकिन इसको तरीके से अलग मुद्दा बना करके जो है इन पर जो है आरोप वगैरह लगाए गए। पत्नी ने कहा तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? जब कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसे समझाएं कि ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। लेकिन इस मामले में क्या है, जब इस व्यक्ति ने बोला कि मैं आत्महत्या कर लूँगा तो जवाब आया कि कोई नहीं, तुम आत्महत्या कर लो। और मैसेजेस भी ऐसे थे कि तुम, मुझे लगा था अभी तक तो तुम्हारे आत्महत्या की खबर आ गई होगी, तुम मर गए तो तुम्हारे परिवार वाले पैसे देंगे और तुम्हारे परिवार वाले भी अगर मर जाते हैं तो सारा पैसा जो है बहू का होता है। ये सारे जो है स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। फिर क्या है, उन्होंने कहा कि जब 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट कि जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का ही साथ दिया। ऐसे मामले जो फीमेल जजेस होती हैं वो महिलाओं का साथ देते नजर आती हैं, यही हमने ज़्यादातर देखा है। ठीक है, अतुल ने कहा मैंने जज को बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि बहुत सारे पुरुषों पर जो है ये आरोप झूठे लगाए जाते हैं, जिसके चलते जो है लोग सुसाइड भी करते हैं। इस बात पर जो है वहाँ की जज साहिबा जो है वो हंसी थी। मैंने केस सेटल करने के 5 लाख रुपए लूँगी, ये स्टेटमेंट जो है जज के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर देखो, आपको मैंने बताया जैसे जब उन्होंने बोला कि मैं सुसाइड कर लूँगा तो जो महिला है या उनके जो सास है उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम सुसाइड करोगे तुम्हारे घर वाले पैसा देंगे, तुम्हारे घर वाले जो है मर जाएंगे तो सारा पैसा मेरा या मेरी बेटी का हो जाएगा या बहू का हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा पूरा खानदान जो है कोर्ट के चक्कर लगा के परेशान हो जाएगी, पूरी जिंदगी जो है इसी में कट जाएगी। होता भी यही है। ऐसे मामलों में जो भी ऐसे मामले होते हैं, घरेलू हिंसा के मामले या दहेज के मामले, उसमें जो भी लड़की पक्ष होता है वो पूरे खानदान पर रिपोर्ट लिखवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है नियम कानून क्या कहते हैं 498 ए के तहत कि किसी महिला पर दबाव बनाना
या महिला के घर वालों पर आप दबाव बनाओ कि पैसे ला कर आओ भाई से, बाप से या किसी से भी, तो उस पर जो है कानूनी कार्यवाही होती है। इसीलिए जो है यहाँ पर इनको बोला गया कि मेरे पर ये धाराएं लगाई गई जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार, उनके माता पिता और भाई और ये पूरा परिवार यहाँ पे परेशान है। इन्होंने बताया कि मुझे 40 बार जो है बार बार वहाँ पर बिहार या जौनपुर ट्रैवल करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार हियरिंग्स होती हैं, जाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए सारा वही लिखा हुआ है कि पूरा खानदान जो है चक्कर लगाएगा। यहाँ पर उन्होंने बोला, ये जब सुसाइड किया उन्होंने तो एक ये भी लिखा था कि मर जाना ही बेहतर है। अब कोई व्यक्ति जब इस बात पे सहमत हो जाए कि मुझे लगता है कि मर जाना ही बेहतर, तो उनको लगा कि पैसे मैं कमा रहा हूँ और मेन जो जड़ है इस लड़ाई की, इस विवाद की, वो पैसा है। मैं पैसे कमा रहा हूँ, पैसे जो है सुविधा के लिए, खुशी के लिए होते हैं, लेकिन इस मामले में क्या था, उनका पैसा कमाना उनके लिए प्रॉब्लम बन गया था, उनके परिवार के लिए भी समस्या खड़ी कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि मैं मर जाऊंगा, जब पैसे ही नहीं आएंगे तो ये लोग जो है लड़ना झगड़ना बंद कर देंगे, सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। देखिए लिखा भी है, मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो पैसे, जो पैसे मैं कमाता हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ, क्योंकि पैसे तो दे ही रहे थे ये, और पैसे ना देने की वजह से क्या हो रहा था, इशू हो रहे थे, बराबर लगातार यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। मैं नहीं रहूंगा तो पैसा भी नहीं रहेगा, समस्या जो है वहीं पर खत्म हो जाएगी। अतुल ने यह भी कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे बेटे को मेरे माता पिता को दिए। उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को जो है मेरी माता पिता को दिया जाए, क्योंकि मेरी पत्नी सक्षम नहीं है कि उसको पाल सके। और भी बहुत सारी इमोशनल होकर चीज़ें उन्होंने लिखी थी कि मेरी अस्थियों को जो है या मेरी बॉडी को टच ना करने दिया जाए। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। तो सार यही है कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होने के बाद जो है वहाँ पर उनको क्या करना पड़ा, सुसाइड करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर जज पर भी गंभीर आरोप लगा है, मैंने आपको बताया है कि ठीक से सुनवाई नहीं की, साथ में 5 लाख रुपए जो है मांगे गए, उस पर भी कहा है। एक नोट जो है राष्ट्रपति जी के लिए भी लिखा था उन्होंने, देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में लिखा है। तो आपको सबको पता है कि आजकल जो अगर 100 केसेस आ रहे घरेलू हिंसा के, तो मान के चलिए कि 50 जो है झूठे होते हैं, या एक तरीके से बदले में ले आते कि तुमने ऐसा कहा। कई बार होता है कि पति जो है तलाक मांग रहा है, पत्नी ने क्या कि तलाक देना नहीं चाहती है, तो क्या कर देंगे, झूठे आरोप में फंसा देंगे। तो एक तरीके से क्या बदला लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्य नोट में उन्होंने लिखा कि अपनी पत्नी की तरफ से दायर कराए गए सभी मामलों के लिए खुद को निर्दोष, बहुत सारे मामले दर्ज कराए गए थे इनकी पत्नी के द्वारा, घरेलू हिंसा, दहेज वाला और भी बहुत सारे। तो उन सब के लिए बोला था कि ये सारे जो है आरोप झूठे हैं, ऐसा कुछ भी मेरे द्वारा या मेरे परिवार के द्वारा नहीं किया गया है, तो इनकी जाँच जो है ठीक से कराई जाए, ठीक है। फिर क्या है, 4 लोगों पर FIR दर्ज हुआ है। कौन सी? पत्नी है निकिता सिंघानिया, ये नाम तो वैसे नहीं पूछेगा, बस याद रखिएगा 4 लोगों पर जो है FIR दर्ज हुए। अब मामला कौन कौन से यहाँ पे धाराएं लगाई गई हैं, तो भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 108 जो कि आत्महत्या के लिए उकसाने पे लागू होती है। धारा 3-5 जब 2 या ज़्यादा लोग जो है शामिल हो जाते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ पत्नी शामिल होती तो सिर्फ धारा 108 लगती, लेकिन जो है इसमें जो है पूरा परिवार शामिल है। मैसेज वगैरह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके सास भी शामिल है, ससुर भी शामिल है और पत्नी तो शामिल है ही। तो यहाँ पर धारा 108 के साथ साथ 3-5 भी शामिल है। ये सबको मिलाकर यहाँ पर केस दर्ज किया गया है। बात करें 108 की, तो यही होता है कि अगर किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए आप उकसाते हो तो आप पर जो है यहाँ पर मामला दर्ज किया जाएगा और यहाँ पर 10 वर्ष तक के लिए कारावास आपको हो सकता है। 10 वर्ष के लिए कारावास होगा। यहाँ पर अगर पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन है, जैसे होता ना कि किसी की रैगिंग ली गई, इसको आप समझने के लिए कोशिश करो कि रैगिंग ली गई, स्कूल कॉलेज में किसी व्यक्ति के द्वारा रैगिंग ली गई, 5-6 बच्चों का ग्रुप था, किसी ऐसे स्टूडेंट को बहुत परेशान किया और उसने सुसाइड कर लिया, तो उन पर जो है धारा 3-5 लगाई जाएगी, ठीक है। सभी लोगों पर बराबरी से लगाई जाती है। आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, डजंट मैटर कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो साथ में खड़ा था। अगर आप जो है एक स्टेटमेंट भी आपने वहाँ पे बोला तो सब ग्रुप, पूरे ग्रुप पर जो है धारा लगती है, सबको बराबर यहाँ पर जो है दंड दिया जाता है, ठीक है। ये नहीं देखा जाता है कि किसने क्या किया है, बल्कि सभी को समान रूप से उत्तरदायी माना जाता है। इसलिए बोलते हैं ना हम कि जो अपराध एक तरीके से क्या होता है, चोरी
करना और चोरी होने देना, या अपराध आपने किया है या अपराध होते देखा फिर भी रोकने का प्रयास नहीं किया, तो बहुत सारे मामले में ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट धारा जो है, घरेलू प्रताड़ना की धारा पर चिंता जताई है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया था कि एक मामला था गुजरात से, वहाँ पर जो है महिला ने जो है कोर्ट केस दायर किया था कि ये मुझे अकेले, एक तरीके से क्या था, हाँ, रात में पानी भरने के लिए भेजते हैं, अकेले मंदिर नहीं जाने देते हैं, टीवी नहीं देखने देते हैं, नीचे चटाई पे सोना पड़ता है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये घरेलू हिंसा का मामला नहीं, घरेलू मामला है, आप इसको जो है घर पे सुलझाइए, इन सब के लिए कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है कि 498 जो है ए हम लेकर आए थे ताकि महिलाओं की सुरक्षा कर पाएँ, और आजकल जो है महिलाएँ इसको एक तरह दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। महिलाएँ, कई बार होता है कि जो पत्नी है या लड़की है वो इस आर्टिकल के तहत अपने पति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती, लेकिन घर के जो लोग होते हैं लड़की के, वो उस पर प्रेशराइज कर देते हैं कि नहीं मुकदमा दर्ज कराओ, कोर्ट केस कराओ। तो अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिल रहा है कि इस धारा का जो है इस्तेमाल सही कामों के लिए कम, गलत कामों के लिए ज़्यादा हो रहा है। और जहाँ पर सज़ा होनी चाहिए वहाँ पर जो है सज़ा का रेशियो जो है 40 से 50% है। वहाँ पर जो सच में अपराधी होता है वो छूट जाता है, जो अपराधी नहीं है उन पर जो है यहाँ पर अलग तरीके से कार्रवाई की जा रही है। देखिए क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मतभेदों से पैदा होते जो घरेलू विवाद हैं, पति और उसके घर वालों को आईपीसी की धारा 498 में फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर यहाँ पर चिंता जताई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 10 दिसंबर को ऐसा ही एक मामला आया था जहाँ पर 498 की धारा लगाई गई थी। उसमें यह था कि पति ने तलाक मांगा तो पत्नी कोर्ट केस कर दिया उन्होंने कि घरेलू हिंसा वाला मामला है, तो वो कोर्ट को जो है रद्द कर दिया गया, और कोर्ट ने यही टिप्पणी की थी कि यह मामला जो है एक तरीके से बदला लेने वाला दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर पति ने सच में कुछ गलत किया है, क्रूरता हुई है। ऐसा लग रहा है कि पत्नी जो है बस बदला या बदले की भावना के लिए यहाँ पर जो है मामला दर्ज कराया गया कि तुम तलाक कैसे ले सकते हो, तुम पे हम कोर्ट केस करेंगे। ठीक है, तो ये चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे बात करें 498 की, तो क्या है, 498 को 1983 में लाया गया था। उस समय जो बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे थे कि बहू को जला के मार दिया, बहू को जो है ठंडे पानी से नहलाया, अब बहुत सारी घरेलू हिंसाएं हो रही थी लड़कियों के खिलाफ। तो लड़कियों की सुरक्षा या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के ये लाया गया था। देखिए लिखा है, भारतीय दंड संहिता में धारा 498A को 1983 में शामिल किया गया, जब पत्नी के खिलाफ क्रूरता और दहेज से जुड़ी कई मौतों के मामले सामने आए। तो उस समय बहुत सारे मामले जो है ऐसे सामने आ रहे थे। इस कानून के अनुसार जो है जब कोई पति या उसके रिश्तेदार पत्नी को उत्पीड़न का निशाना बनाते हैं तो उन्हें 3 साल की सजा होती है। संज्ञेय और गैर जमानती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट गैर जमानती है, 3 साल की सजा होती है। और शुरू में यही लाया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर ये जो है विवाहित लोगों के लिए है, अगर कोई लिव इन कपल्स हैं उनको वो सोचेंगे कि 498A के तहत जो है कानूनी कार्यवाही हो सकती है, तो उनके साथ जो है ये नियम कानून लागू नहीं होते हैं, क्योंकि आप विवाहित नहीं हैं। ठीक है, तो उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसमें जमानत नहीं मिलेगी और पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। कानून सिर्फ दहेज से जुड़े मामलों में ही नहीं होता है, बल्कि क्रूरता से भी बचाता है। अगर ये दहेज का भी मामला होता है, वहाँ पर भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, या घर पर जो है कोई मारपीट हुई है उसी से ही बचाने के लिए इसको किया गया था। दहेज के लिए परेशान करना, कोई भी ऐसा बर्ताव करना जिससे महिला को मानसिक या शारीरिक क्षति। आपको मैंने बताया ना जो गुजरात का मामला था, तो वहाँ पर यही बोला गया कि ये ताने देते हैं ना मुझे कि सुबह जल्दी उठा करो, उठती नहीं हो, और जो है पानी भर कर लाओ, मंदिर अकेले नहीं जाओगी, टीवी में ये वाला शो नहीं देखोगी। तो उन्होंने उस महिला ने बोला कि ये मानसिक प्रताड़ना है मेरे लिए। तो उन्होंने बोला कि ये एक्सेप्शन है, 100 में से किसी एक को अगर ऐसा मामला हो रहा है तो उसको हम जो अपराध नहीं घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए जो है इसको लेकर आया गया था। लेकिन क्या हो रहा है, देखने को हमें क्या मिल रहा है, दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पे गलत तरीके से। उनका करियर, आत्मविश्वास, जीवन यापन, सब कुछ, जिन पुरुषों पर जो है इस धारा के तहत कार्रवाई होती है ना, उनका सारा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि गैर जमानती है ये, और 3 साल का कारावास होगा ही होगा इस पर। ठीक है, कई लोग जो है सालों बाद बरी हुए और निर्दोष है, लेकिन उनका जीवन खराब हो गया। 498A के तहत दायर अधिकांश मामले झूठे होते हैं, सजा की दर बहुत कम होती है। जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो हमारा 2021 की बात बताता है, कहता है कि यहाँ पर जो है सुनवाई के बाद 17% अभियुक्तों को ही सजा हुई।
ठीक है। साथ में क्या है, हत्याओं के मामले में सजा की दर 42% है। तो जहां पर सजा होनी चाहिए, अगर कहीं पर महिला की सच में मृत्यु हो गई और वहां पर मामला सच में है कि यहाँ पर घरेलू हिंसा हुई थी, मारपीट हुई थी, वहां पे सजा का रेशियो कितना है, 42%। और जहाँ पे सच में ऐसा कुछ नहीं है, पुरुषों को उल्टा फंसाया जा रहा है, वहां पर जो है केस बहुत एक तरीके से बहुत कठोरता के साथ फॉलो किए जा रहे सारे नियम कानून, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 498 का दुरुपयोग बढ़ रहा है। तो महिलाओं को दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाई गई थी। इस कानून का जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारा हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कैसे जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, बदले की भावना के लिए लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून का कड़ा स्वरूप, यहाँ पर कानून का कड़ा स्वरूप क्या है कि बिना वारंट के आपको गिरफ्तार करेंगे, जमानत भी नहीं मिलेगी, 3 साल की सजा हो जाएगी। और साथ में जो है जब सुनवाई होती है तो महिलाओं की ही सुनी जाती है ज़्यादा, पुरुषों की यहाँ पर सुनी नहीं जाती, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया है। अब रेप केस के तहत किसी व्यक्ति को जो है जब गिरफ्तार किया जाता है तो महिलाओं की सुनी जाती है, क्योंकि माना जाता यही है कि शायद इसने रेप किया होगा इस पुरुष ने, तभी इस महिला ने ऐसा मामला यहाँ पर दर्ज कराया है। तो इसलिए यहाँ पर भी बहुत कड़े कानून हैं। पारिवारिक विवादों का बढ़ना, आजकल जो है पारिवारिक विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो है ऐसे मामले जो है लगातार हमें कोर्ट में दिखाई देते हैं। कानूनी जानकारी की कमी, बहुत सारे लोगों को कानून की जानकारी भी नहीं है। कानून का सही उपयोग कैसे किया जाए, इसकी जानकारी ना होने के कारण कुछ लोग इसका अनुचित लाभ उठाते हैं। अब देखो, जो पुलिस वगैरह होती है, जो कोर्ट वगैरह हैं, जज वगैरह हैं, उनको तो पता है कि क्या मामला है। कभी किसी ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई महिला जो है अपने पति के खिलाफ ऐसे कानून वगैरह या फिर ऐसी धाराओं के तहत जो है शिकायत दर्ज कराती है, तो आप देखेंगे कि बेचारे जो परिवार वाले, लड़के के परिवार वाले होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मामला क्या है, इसमें सज़ा कितनी होगी और जो है हमारा अपराध क्या है। कई बार लोगों को अपराध भी पता नहीं होता है और उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो जाती है, उनको सज़ा भी हो जाती है। तो लोगों को जानकारी नहीं है। और आप सबको पता है कि हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान के जो नियम कानून हैं, वो इतने ज़्यादा एक तरीके से टफ हैं या समझने में इतने मुश्किल हैं कि आम लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हमारे यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था कैसे काम करती है। बात करें तो पैसा या संपत्ति की मांग, ज़्यादातर मामले में क्या होता है, एलिमोनी मांगनी होती है। आजकल महिलाएं तलाक, मतलब ज़्यादातर रिसर्च यही बोलती है कि महिलाएं तलाक इसलिए लेना चाहती हैं कि उनको पता है कि अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, या फिर जो है पैसे मांगा होता है, पहले उन्होंने पैसे नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर ऐसे केस दर्ज किए जाते हैं। समाज में जागरूकता का अभाव है, समाज में जागरूकता का अभाव है। क्यों? अभी भी जो है महिलाओं के पक्ष में ही चीज़ें चल रही हैं, पुरुषों को समझने का प्रयास यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। आप जो है लगातार सुनते आ रहे होंगे चीज़ें ऐसी कि पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसे मामले या कुछ ऐसे नियम कानून होने चाहिए जहाँ पर जो उनकी सुरक्षा को बहाल किया जा सके। क्यों? क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, उनका दुरुपयोग खुद महिलाएं ही कर रही हैं। अब देखो, होता यह है कि अगर 100 केसेस में 50 झूठे हैं, तो अब जो है मानसिकता ऐसी हो गई है कि बाकी 50 जो सही हैं वो भी झूठ लगते हैं। तो मानसिकता ऐसी ना हो जाए कि लोग भरोसा बंद कर दें, भरोसा करना बंद कर दें, हमारा जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी खंडित हो जाए, पुलिस भरोसा करना बंद कर दे, नहीं यार ये तो मामला झूठा होगा, आजकल झूठे ही मामले दर्ज हो रहे हैं। तो कभी सच में कोई सच में मामला आया तो लोगों को भरोसा नहीं हो पाएगा वहाँ पर, ठीक है। समाधान क्या है? जाँच प्रक्रिया को मजबूत बनाना चाहिए हमें, पूरे जो भी चीज़ें हैं वो ढंग से जो है सुनिए, समझिए, जितनी भी चीज़ सबूत वगैरह हैं, ठीक है। झूठे मामलों पर सज़ा होनी चाहिए। अगर कोई झूठा मामला दर्ज कराता है तो आप उन पर सज़ा का प्रावधान करिए। मध्यस्थता और सुलह का विकल्प होना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट जो सज़ा दिला दो किसी व्यक्ति को, वहाँ पर होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आए और उन दोनों को समझाने का, मामला को सुलझाने का प्रयास करे। फिर क्या है? सामाजिक जागरूकता, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि जो है कल को अगर उनके खिलाफ कभी झूठा आरोप लगाया जाए या फिर ऐसे किसी नियम कानून के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही हो तो उनको पता हो। ऐसे में कानून का संतुलित और न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अदालतों की टिप्पणियों पे बात करें कि बहुत सारी अलग अलग राज्यों की अदालतें हैं जिन्होंने जो 498A को जो है अलग अलग नामों से देखो जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कलकत्ता हाईकोर्ट वाला, उन्होंने क्या बोला है? महिलाओं ने जो है लीगल टेरर, कानूनी आतंक मचा रखा है। इसको जो है किसने? कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो 498 को क्या नाम दिया है? कानूनी आतंक। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है बोला है कि पति के उन सभी रिश्तेदारों को अभियुक्त बना दिया जाता है जो उनके साथ रहते भी नहीं हैं। तो कई मामले ऐसे आए हैं जहां पर मामला दर्ज हुआ बुआ के खिलाफ, फूफा के खिलाफ, भाई के खिलाफ, बहन के खिलाफ, जो कि उनके घर पे रहते भी नहीं हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है पत्नी की 86 साल जो पत्नी की 86 साल की सास थी,
उन पर भी मामला दर्ज हो। बोलो वो बेड से नहीं उठती होंगी शायद, और बोला गया था कि ये जो है मारपीट करती हैं, तो ये इस केस को जो है एक तरीके से रद्द किया गया। फिर क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज से संबंधित उत्पीड़न के आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। पिछले कई सालों में अदालतों ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कई निर्देश भी दिए हैं, फिर भी जो है कुछ नहीं हो रहा है। साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवाद को कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को प्राथमिक जांच पड़ताल करने की एक तरीके से सलाह दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में बोला कि आप जो है जब भी कोई पारिवारिक मामला ऐसा आए ना, पहले आप एफआईआर दर्ज मत कीजिए, पहले आप सारी जांच पड़ताल कर लीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगर है तो फिर कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज जो उसको जो है वहीं पर बंद कर दीजिए, ठीक है। तो इस पूरे आर्टिकल से जो एक प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून पत्नी के खिलाफ क्रूरता और दहेज के मुद्दे से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498A, भारतीय संविधान की धारा 498A, भारतीय दंड संहिता की धारा 490A। अभी पढ़ाया है फिर भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सबके स्टेटमेंट एक जैसे ही लग रहे हैं। कुछ लोग देखना जाके देखेंगे पहले ऊपर कि क्या पढ़ाया है मैम ने, फिर जो है सही आंसर देंगे। तो ये रही हमारे आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा कि घरेलू हिंसा की वजह से कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कानूनों में कुछ बदलाव करे, क्योंकि सरकार का काम सिर्फ इतना नहीं कि सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को बहाल करे, पुरुषों की सुरक्षा का भी दायित्व जो है सरकार पर ही बनता है, ठीक है। अगर आर्टिकल या क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, सारे वीडियो टाइम से मिलें इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।